हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे और अभी तक हमने प्लांट एनाटॉमी के अंदर दो टॉपिक मेनली कवर कर लिए थे। सबसे पहले हमने जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। जड़ के बाद में हमने तने की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने जड़ और तने के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि होती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसके बारे में पढ़ा। द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत हमने वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ और कॉर्क कैम्बियम की वजह से होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ, इन दोनों प्रकार की द्वितीयक वृद्धि को डिटेल के अंदर कवर कर लिया। इसके साथ साथ हमने विभिन्न प्रकार की जो वुड होती है उस टॉपिक को भी हमने डिटेल के अंदर कवर कर लिया था। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो है पत्ती की आंतरिक संरचना। एनाटॉमी के अंदर क्या बचा हुआ है? पत्ती की आंतरिक संरचना। देखो, हमारी मोर्फोलॉजी की सीरीज जो होगी वो एक अलग सीरीज आएगी, उसमें सिर्फ हम बाहरी आकारिकी मतलब कि मोर्फोलॉजी को डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन आज की ये जो हमारी पूरी की पूरी सीरीज है ये एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो अब हम पत्ती की आंतरिक संरचना को पढ़ना शुरू करते हैं। पत्ती की आंतरिक संरचना को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। लीफ के बारे में एक बेसिक सा ओवरव्यू। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पत्ती क्या होती है या फिर लीफ होती क्या है। तो लीफ जो होती है वो है शूट जो तंत्र होता है, जो शूट प्ररोह तंत्र होता है, उसका क्या होती है? पार्ट होती है। जैसे अगर आप तने की देखो तो तने की एक असीमित वृद्धि होती है कि अगर तने को आप काट दोगे तो वो फिर से क्या करता रहता है? वृद्धि करता रहता है। जबकि जो लीफ होती है उसकी असीमित वृद्धि नहीं होती, उसकी सीमित वृद्धि होती है। अगर आप शूट एपिकल मेरिस्टम का इमेज यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये लीफ प्राइमोर्डिया है। ये जो लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं यह आगे चल करके लीफ का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर मैं स्टेम को बनाऊं तो स्टेम के ऊपर ये नोड पाया जाता है जिसको हम पर्व संधि कहते हैं। नोड के ऊपर क्या लगती है? यहाँ पर लीफ लगती है। फिर तना और ग्रो करता है, एक नया नोड बनता है और नए नोड के ऊपर फिर से लीफ बनती है। तो दो लीफों के लगने का ये जो क्रमागत समय का अंतराल होता है ना, कि दो क्रमागत लीफों के लगने के समय के अंतराल को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टोक्रोन। क्या बोलते हैं? प्लास्टोक्रोन। तो एक तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि लीफ जो होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टम के अंदर जो लीफ प्राइमोर्डिया होता है उससे डेवलप होता है। दूसरी ये बात समझ में आई कि जो लीफ होता है वह प्ररोह तंत्र का पार्ट होता है और इसकी सीमित वृद्धि वाला ये एक अंग होता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट हमने समझा कि लीफ की उत्पत्ति कहां पर होती है। तो तने के अंदर जो नोड होता है, नोड के ऊपर क्या लगी हुई होती है? लीफ लगी हुई होती है। अब हम समझते हैं कि एक लीफ के कितने पार्ट होते हैं, मतलब लीफ की संरचना कैसी होती है अगर हम उसको बाहरी रूप से देखें। तो देखो, ये एक तना है, यहाँ पर तने के ऊपर ये क्या है? यहाँ पर नोड। तने के ऊपर ये क्या है? यहाँ पर नोड। तो ये तना हो गया। तने के ऊपर ये यहाँ पर नोड है। नोड के ऊपर देखो यहाँ पर क्या लगी हुई है? लीफ। तो लीफ के देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो लीफ तने के ऊपर जहां पर जुड़ा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं लीफ बेस या फिर हाइपोपोडियम। क्या बोलते हैं? लीफ बेस या फिर हाइपोपोडियम। फिर इस लीफ बेस से ये जो लीफ की लेमिना होती है ये एक डंठल समान संरचना से जुड़ी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं पिटियोल या फिर मीजोपोडियम। क्या बोलते हैं? पिटियोल या फिर मीजोपोडियम। अब कुछ पत्तियों के अंदर ये पिटियोल अब्सेंट पाया जाता है और इन पत्तियों का जो लेमिना होता है ये जो सीधा का सीधा किससे जुड़ा हुआ होता है? इस स्टेम से या फिर नोड से जुड़ा हुआ रहता है। तो बेसिकली ऐसी पत्तियां जिसके अंदर पिटियोल अनुपस्थित पाया जाता है उन पत्तियों को हम बोलते हैं सेसाइल लीफ, या फिर हिंदी के अंदर मैं बात करूं तो उनको हम बोलते हैं अवृंत पर्ण। जबकि कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिसके अंदर सुस्पष्ट ये जो पिटियोल होता है ये उपस्थित होता है, इसको हम बोलते हैं पिटियोलेटेड लीफ या फिर सवृंत पर्ण। तो पहला पार्ट तो कौन सा था? लीफ बेस या फिर हाइपोपोडियम। दूसरा था मीजोपोडियम या फिर पिटियोल। तीसरा जो कि बेसिकली मेन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं हम? लेमिना। अब ये जो लेमिनिया होता है या फिर ये जो लेमिना होता है ये बेसिकली लीफ ब्लेड कहलाता है। यह पत्ती का चपटा भाग होता है, फैला हुआ भाग होता है और यही वो पार्ट होता है जिसके ऊपर लाइट रिसीव होती है और फोटोसिंथेसिस मेनली होता है। तो आपको लीफ की एक ओवरव्यू समझ में आ गई। ठीक है, लीफ के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। सबसे पहला था लीफ बेस, फिर पिटियोल और पिटियोल के बाद में ये क्या था? लेमिना। क्या था? लेमिना। अब देखो होता क्या है कि इस लीफ को मान लो आप यहां से ऐसे कट करके देखो। ठीक है, सपोज करो कि ये मेरे पास कोई लीफ है। ठीक है, ये इसका पर्णवृंत है, इससे जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस लीफ को यूं काटूं,
काटने के बाद में अगर मैं इसको सामने से देखूं तो आपको देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिखाई देगी। बस इसी ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर आपको दिखाई दे रही है, ऊपरी सतह, ये नीचे वाली सतह है और बीच के अंदर है लीफ का पूरा उत्तक। इसी आंतरिक संरचना को आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम डिटेल से कवर करेंगे। अब बच्चों, पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले मॉर्फोलॉजी के एक दो कॉन्सेप्ट और है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बिना आंतरिक संरचना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें क्या है, देखो सबसे पहला वो है डोर्सीवेंट्रल लीफ, जो कि डाइकोट्स के अंदर पाई जाती है। अब डोर्सीवेंट्रल से मेरा क्या मतलब है, सपोज करो देखो ये कोई लीफ है, ठीक है, ये लीफ यहाँ से पिटियोल से जुड़ी हुई है। अब ये लीफ की ऊपर वाली सतह है और ये लीफ की नीचे वाली सतह है। तो देखो ऊपर वाली सतह के अंदर एक अलग इमेज है, नीचे की तरफ कुछ और है। तो ऐसी लीफ जो कि डोर्सल और वेंट्रल साइड के अंदर क्या हो, डिफरेंशिएट हो, तो ऐसी लीफ को हम बोलते हैं डोर्सीवेंट्रल लीफ। मतलब इनके अंदर आपको सुस्पष्ट डोर्सल सतह है या फिर एडेक्सियल सतह है और सुविकसित वेंट्रल सतह है, निचली सतह है या फिर एबेक्सियल सतह देखने को मिलती है। तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, डोर्सीवेंट्रल लीफ। ये किन में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है डाइकोट के अंदर। एक बार वापस याद करो, डोर्सीवेंट्रल लीफ में जो ऊपर वाली सतह होती है उसको हम डोर्सल सतह है, एडेक्सियल सतह है या फिर ऊपरी सतह बोलते हैं, जबकि जो नीचे वाली सतह होती है उसको वेंट्रल सतह है या फिर एब एक्सियल सतह बोलते हैं। किस में पाई जाती है, ये डाइकोट वाली लीफ के अंदर। डोर्सीवेंट्रल लीफ के अलावा एक लीफ होती है, वो होती है आइसोबाइलेटरल लीफ, जिसे हम कहते हैं समद्विपार्श्विक पत्तियां। ये जो पत्तियां होती है इनमें डोर्सल और वेंट्रल सतह को डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होता। इन पत्तियों की दोनों सतह पर समान रूप से प्रकाश क्या होता है, रिसीव होता है, और आइसोबाइलेटरल लीफ पाई जाती है एक बीजपत्री पादपों के अंदर। इन दो इमेज को आप ध्यान से देखो। अब ये वाली जो लीफ है ये इसकी ऊपरी सतह है और ये इसकी निचली सतह है। मतलब ऊपरी सतह पर देखो लाइट कंपैरेटिवली ज्यादा रिसीव हो रही है और नीचे वाली सतह के ऊपर लाइट कंपैरेटिवली कम रिसीव हो रही है। तो ऐसी जो लीफ होती है जिसमें सुस्पष्ट डोर्सल सतह और वेंट्रल सतह पाई जाती है डाइकोट के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, डोर्सीवेंट्रल लीफ। जबकि अब ये वाली लीफ देखो, इस लीफ के अंदर क्या होता है कि सुस्पष्ट डोर्सल और वेंट्रल सतह नहीं होती, पूरी की पूरी लीफ के ऊपर आपको एक समान लाइट क्या होती है, रिसीव दिखाई देती है। इनको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। और ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है मोनोकोट के पादपों के अंदर। अच्छा, इन दोनों लीफ के अलावा एक तीसरे प्रकार की लीफ और होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रिक लीफ। ये जो लीफ होती है ये ऐसे चपटी नहीं होती, चपटी नहीं होकर के ये बेलनाकार होती है। कैसी होती है, ये बेलनाकार लीफ होती है। एग्जाम्पल के लिए प्याज के अंदर। अब डोर्सीवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ, इन लीफ में एक डिफरेंस और होता है। देखो ये जो डोर्सीवेंट्रल जो लीफ होती है इसके अंदर जो सिरा विन्यास होता है, जैसे ये मिडरिब हो गई, मिडरिब से वेन्स निकल रही है देखो, और इस वेन से फिर साइड के अंदर और वेनलेट्स निकलती है। तो इस प्रकार का जो सिरा विन्यास होता है उसको हम बोलते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं, जालिकावत सिरा विन्यास। ये किस में देखने को मिलता है, डोर्सीवेंट्रल लीफ के अंदर। जबकि जो मोनोकोट की लीफ होती है, मोनोकोट की लीफ को आप देखो, एक बार ध्यान से देखो, इनके अंदर हमें पैरेलल या फिर समानांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है। तो अगर आपको आइसोबाइलेटरल लीफ और डोर्सीवेंट्रल लीफ ये दोनों क्लियर है, यहाँ पे एक बार इस इमेज को ध्यान से देखो, ये होता है समानांतर शिरा विन्यास, जिसमें एक बिंदु से बहुत सारी शिराएं क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल क्या होती है, हमें दिखाई देती है। तो डोर्सीवेंट्रल लीफ डाइकोट के अंदर और आइसोबाइलेटरल लीफ किसमें मिलती है, मोनोकोट के अंदर। अब हम डोर्सीवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ की आंतरिक संरचना को डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखो, ये एक डोर्सीवेंट्रल लीफ है और ये एक आइसोबाइलेटरल लीफ है। मतलब कि एक डाइकोट में सामान्य तरीके से मिलने वाली लीफ है और यह है मोनोकोट पादपों के अंदर सामान्य तरीके से मिलने वाली लीफ है। एक एक करके हम इनकी आंतरिक संरचना को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में। फिर से देखो, याद करो, ये लीफ है, इस लीफ को हमने ऐसे काटा, ऐसे काट के अगर हम देखेंगे तो हमें ये जो डिफरेंट लेयर्स दिखाई देगी, सेम कंडीशन हमें लीफ के अंदर दिखाई देगी। तो अभी आपको जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एक लीफ का सेक्शन है। अगर डाइकोट की लीफ के आंतरिक संरचना को हम स्टडी करें तो देखो, सबसे पहले जो हमें लेयर दिखाई देगी बाहर की तरफ, ये वाली आपको जो लेयर दिखाई दे रही है ये एपिडर्मिस है। ये ऊपर भी पाई जाती है और नीचे भी पाई जाती है। एपिडर्मिस ऊपर भी पाई जाती है और नीचे भी पाई जाती है। तो सबसे पहली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर आपको कौन सी दिखाई देती है बच्चों, वो होती है एपिडर्मिस। यह पत्ती की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के अंदर क्या होती है, विभेदित होती है।
अगर हम सबसे पहले अपर एपिडर्मिस की बात करें तो यह डोर्सल साइड होती है, इसी के ऊपर सूर्य की मैक्सिमम लाइट जो होती है वो रिसीव होती है। इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। अगर इस ग्रीन कलर की आप अपर एपिडर्मिस की तरफ देखो तो देखो यहाँ पर आपको क्यूटिकल की क्या दिखाई दे रही है, एक मोटी परत दिखाई दे रही है। इस क्यूटिकल की जो मोटी परत होती है इसका मुख्य कार्य जल की हानि को रोकना होता है। वैसे अगर अपन लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो लोअर एपिडर्मिस भी एक परतीय कोशिकाओं से बनी हुई क्या होती है, लेयर होती है। अब अपर और लोअर एपिडर्मिस में डाइकोट की लीफ में क्या डिफरेंस है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपको स्टोमेटा देखने को नहीं मिलते, जबकि जो लोअर एपिडर्मिस होती है देखो यहाँ पर ये रहा स्टोमेटा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, स्टोमेटा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, स्टोमेटा। तो इस प्रकार की लीफ जिसके अंदर स्टोमेटा नीचे की तरफ होता है, इस लीफ को हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीफ। हाइपो का मतलब होता है नीचे, स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। तो इसमें आपको रंध्र कहाँ दिखाई दे रहे हैं, लोअर एपिडर्मिस पे दिखाई दे रहे हैं। तो डाइकोट की लीफ कैसी होती है, हाइपोस्टोमेटिक। कैसी होती है, हाइपोस्टोमेटिक। तो ये चीज क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि डाइकोट की लीफ के अंदर हमें सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस की फॉर्मेट के अंदर दिखाई देती है। ऊपर वाली को हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली को हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जो कि मोटी होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। फिर हमने दूसरा डिफरेंस ये पढ़ा कि डाइकोट की जो अपर एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते, जबकि जो लोअर एपिडर्मिस होती है उनमें क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसलिए डाइकोट की लीफ कैसी होती है, हाइपोस्टोमेटिक होती है। कैसी होती है, हाइपोस्टोमेटिक होती है। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से देखो, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट है वो याद रखना है जो कि कंपटीशन एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। सबसे पहला ये कि डाइकोट के अंदर सामान्यतः जो एपिडर्मिस होती है वो एक सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, जबकि जो नीरियम पादप है या फिर जो फाइकस बरगद पादप है, इनकी लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वो एक से ज्यादा परत की बनी हुई होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई ऐसा डाइकोट का प्लांट बताओ जिसकी लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है या फिर बहुकोशिकीय होती है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है नीरियम या फिर बरगद। कौन कौन है, नीरियम या फिर बरगद। फिर दूसरा पॉइंट आप याद करो एपिडर्मिस से रिलेटेड कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो एपिडर्मिस के ऊपर तो होते हैं लेकिन वो गड्ढे के अंदर धसे हुए फॉर्मेट के अंदर पाए जाते हैं। तो वो यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, स्टोमेटल कैविटी या फिर स्टोमेटल क्रिप्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसके बाद में थोड़े से अंदर धसे हुए क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। तो ये याद रहेगा कि मरुस्थलीय पादपों के अंदर स्टोमेटा जो होते हैं वो एपिडर्मिस की लेयर के अंदर थोड़े से धसे हुए पाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट तीसरा आपको याद रखना है वो है एपिस्टोमेटिक, कि वैसे तो डाइकोट के सारे पौधे कैसे होते हैं, मोस्टली जिनमें स्टोमेटा लोअर साइड पाए जाते हैं, लेकिन कुछ फॉर एग्जांपल के लिए जैसे जलकुंभी हो गया या फिर कमल हो गया जो कि हाइड्रोफाइट्स है, पानी में पाए जाने वाले पादप हैं और पानी की सतह के ऊपर क्या करते हैं, ये तैरते हैं। इन पादपों की लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपर वाली सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर वाली सतह के ऊपर। तो एपिडर्मिस समझ में आ गई, लीफ की आंतरिक संरचना के अंदर आउटर मोस्ट लेयर। एक्सेप्शन क्या याद रखना है कि एपिडर्मिस सामान्यतः एक लेयर की होती है, लेकिन एग्जांपल के लिए नीरियम और बरगद, नीरियम और फाइकस के अंदर मल्टी लेयर्ड होती है। फिर दूसरा आपको चीज याद रखनी है कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं, जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं और स्टोमेटा क्रिप्स का फॉर्मेशन करते हैं, रंध्र गर्त पाई जाती है। फिर तीसरा आपको ये याद रखना है कि वैसे तो स्टोमेटा हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन यानी कि नीचे वाले एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हाइड्रोफाइट्स, एग्जांपल के लिए निम्फिया हो गया, जलकुंभी हो गई, वाटर लिली हो गई, ये जो पानी की सतह के ऊपर तैरने वाले पादप होते हैं, इनकी लीफ की अपर एपिडर्मिस के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको ये जो पूरा लेयर दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक का ये जो आपको पूरा लेयर दिखाई दे रहा है, ये बच्चों कहलाता है मेसोफिल टिश्यू। क्या कहलाता है, मेसोफिल टिश्यू। यही वो लेयर होता है जहां पर हमें फोटोसिंथेटिक सेल्स दिखाई देती है। इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ होता है। अब देखो यहाँ पर डाइकोट और मोनोकोट के अंदर डिफरेंस आ जाता है। जब हम बच्चों डाइकोट की लीफ की बात करते हैं तो डाइकोट की लीफ के अंदर इसका जो मेसोफिल टिश्यू होता है वो दो प्रकार की कोशिकाओं के अंदर डिवाइड होता है। एक तो ऐसे लंबी पतली पास सटी हुई कोशिकाएं दिखाई देती है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और यह अपर एपिडर्मिस की तरफ पाई जाती है। इनको हम बोलते हैं पैलेसाइड टिश्यू।
इन पेलेसाइड टिश्यू के जस्ट नीचे से लगा करके लोअर एपिडर्मिस तक की जो कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि कंपैरेटिवली गोलाकार होती है और इनके बीच में हमें सुस्पष्ट अंतरकोशिकीय स्थान एवं वायु चेंबर्स हमें दिखाई देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी टिश्यू। तो कुल मिला के ये है बात, डाइकोट की लीफ की आंतरिक संरचना के अंदर इसकी जो दोनों एपिडर्मिस होती है उसके बीच में जो पाया जाने वाला टिश्यू है वो क्या कहलाता है? यहां से यहां तक का मेसोफिल टिश्यू। फिर डाइकोट का जो मेसोफिल टिश्यू होता है ये दो प्रकार की कोशिका में डिवाइड होता है। एक तो होता है पेलेसाइड टिश्यू और पेलेसाइड टिश्यू से लगा के लोअर एपिडर्मिस तक होता है स्पॉन्जी टिश्यू। अब हम इन दोनों को समझते हैं। तो देखो एपिडर्मिस ऑलरेडी हमने कवर कर ली, अब हम मेसोफिल टिश्यू की बात करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि बाह्य त्वचा के बीच में या फिर एपिडर्मिस के बीच में जो प्रकाश संश्लेषी उत्तक होता है, जो ग्राउंड टिश्यू होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? मेसोफिल उत्तक। तो यहां से लगा करके यहां तक का पूरा क्या हो गया? मेसोफिल टिश्यू। फिर डाइकोट का जो मेसोफिल टिश्यू होता है ये दो प्रकार के उत्तक के अंदर डिवाइड होता है। एक तो होता है पेलेसाइड पेरेन्काइमा या फिर पेलेसाइड टिश्यू या फिर खंभ उत्तक। दूसरा होता है स्पॉन्जी टिश्यू या फिर स्पॉन्जी उत्तक या फिर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पेलेसाइड टिश्यू की अपन बात करें तो यह अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे 1 से 2 या फिर 3 लेयर तक क्या होता है? पाया जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, बहुत पास पास व्यवस्थित होती है और इनके अंदर हमें लार्ज अमाउंट के अंदर क्या दिखाई देता है? क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। जबकि पेलेसाइड टिश्यू के जस्ट नीचे से लगा के लोअर एपिडर्मिस तक की जो मेसोफिल की जो सेल्स होती है, मेसोफिल की जो टिश्यूज होते हैं वो कहलाते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। वो क्या कहलाते हैं? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो सामान्यतः अनियमित आकार की या गोलाकार होती है और पेलेसाइड टिश्यू उत्तक की तुलना के अंदर थोड़ी सी देखो ये लूजली अरेंज होती है और इनके बीच बीच के अंदर वायु अवकाश या फिर एयर कैविटीज या फिर एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये जो एयर चैम्बर्स होते हैं ये गैसों के विनिमय में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। अब देखो बच्चों, जब आप एग्जाम के अंदर ये चीज ड्रॉ करो तो आपको बहुत सावधानी से ये चीज जैसे ड्रॉ करनी है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अपर एपिडर्मिस मैंने ड्रॉ कर दी, ये बैरल शेप आपको बनानी है। अपर एपिडर्मिस के बाद में ये मैंने यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस ड्रॉ कर दी, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस के बाद में जैसे मैंने ये यहाँ पर स्टोमेटा ड्रॉ कर दिया। अब आपको बनानी है यहाँ पर पेलेसाइड टिश्यू। तो जब आप इनको बनाओ तो आपको इसी फॉर्मेट के अंदर लंबी या छड़ाकार बनाना है, फिर आपको बनाना है ऐसे स्पॉन्जी टिश्यू। अब मैंने ये बनाया कि इसलिए दिखाया है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के अंदर इस डायग्राम को ड्रॉ करते समय हर कैसे ड्रॉ करने लग जाते हैं। वो कोशिकाओं के शेप, उनकी स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते। पर हमें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ के ये डायग्राम बनाना है कि ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं वो चपटी है, लंबी है और एक दूसरे के समानांतर है, जबकि जो नीचे वाली कोशिकाएं स्पॉन्जी उत्तक है वो देखो गोलाकार या फिर अनियमितकार है और इनके बीच बीच में एयर चेंबर उपस्थित है। मेसोफिल के बाद में अब हम बात करते हैं बच्चों इसके वेस्कुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है। कि भाई लीफ के अंदर देखो यहाँ पे ऐसे ये मैंने लीफ बना दी, ठीक है। अब जब लीफ को अपन ऐसे काट के देख रहे हैं तब हमें ये वाली संरचना दिखाई दे रही है। तो बीच में ये जो मिड रिब नहीं होती, इस मिड रिब के अंदर क्या रहता है? यहाँ पर एक वेस्कुलर बंडल रहता है, जाइलम और फ्लोएम रहता है। इस जाइलम की सहायता से तो पौधे की पत्ती को पानी मिलता है और फिर जो पत्ती भोजन बना लेती है वो फिर इस फ्लोएम की सहायता से लोड होकर के मिडरिब से होता हुआ तने के अंदर चला जाता है और तने की सहायता से वो पूरे प्लांट के अंदर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब हमें पढ़ना है कि डाइकोट के पादप की पत्ती के अंदर हमें किस प्रकार का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो डाइकोट की लीफ के अंदर हमें जो वेस्कुलर बंडल मिलता है बच्चों वो मिलता है कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज प्रकार का। कैसा मिलता है? कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज प्रकार का। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो हमें संयुक्त समपार्श्विक बंद प्रकार का वेस्कुलर बंडल मिलता है। अब सर ये क्या होता है? तो देखो ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस के ऊपर उपस्थित हो। तो ये तो हो गया हमारा जाइलम और ये हो गया हमारा फ्लोएम। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट और कोलेटरल। अब इस क्लोज का क्या मतलब हुआ? तो अगर वेस्कुलर कैम्बियम उपस्थित है इसका मतलब तो ये कैसा है? ओपन प्रकार का वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर कैम्बियम अगर अब्सेंट है इसका मतलब ये कैसा है? क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पर ये है मेरे पास जाइलम, ये है मेरे पास यहां पर फ्लोएम। इसके बीच में देखो यहां पर किसी भी प्रकार की कैम्बियम उपस्थित नहीं है। चूंकि इसके बीच में किसी भी प्रकार की कैम्बियम उपस्थित नहीं है इसलिए इस वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल।
संयुक्त समपार्श्विक बंद प्रकार का वेस्कुलर बंडल। तो कोई आपसे पूछ ले कि डाइकोट की लीफ में कैसा वेस्कुलर बंडल होता है, तो आप क्या बोलोगे? संयुक्त समपार्श्विक एवं बंद प्रकार का वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट जो आपको यहां पर याद रखना है वो ये याद रखना है, इसमें जो जाइलम होता है वो डोर्सल सतह पर होता है। कौन सी साइड होता है? डोर्सल साइड, मतलब पत्ती की ऊपरी सतह के ऊपर, ऊपरी सतह की तरफ होता है। डोर्सल कह दो या फिर इसको एडेक्सियल बोल दो, एक ही बात है। जबकि जो फ्लोएम होता है वह वेंट्रल सतह की तरफ होता है, निचली सतह की तरफ होता है, या फिर ये अबैक्सियल सतह की तरफ होता है। तो ये चीज क्लियर है? वापस एक बार बता देता हूं। डाइकोट के अंदर पाया जाने वाला जो वेस्कुलर बंडल होता है वो संयुक्त समपार्श्विक और बंद प्रकार का होता है। इसमें जो जाइलम होता है वो एडेक्सियल सतह की तरफ या फिर डोर्सल सतह की तरफ होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो वेंट्रल सतह की तरफ होता है। चूंकि यह कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल है, अतः इसमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाई जाती। चूंकि इनमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाई जाती, इसीलिए लीफ के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अब ये जो वेस्कुलर बंडल होता है बच्चों, ये एक पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? बंडल शीथ। तो ये हमने डाइकोट की लीफ की एनाटॉमी जो है वो कवर कर ली। बहुत सिंपल सी एनाटॉमी थी, कुछ भी नहीं था। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच के अंदर मिजोफिल टिश्यू। मिजोफिल टिश्यू दो प्रकार का, पेलासाइड टिश्यू ऊपर की तरफ और स्पॉन्जी टिश्यू नीचे की तरफ। फिर हमने वेस्कुलर बंडल पढ़ लिया कि पेरेनकाइमा कोशिकाओं के बने हुए बंडल शीट से घिरा हुआ रहता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज प्रकार का होता है। जाइलम जो होता है वो एडेक्सियल सतह की तरफ या फिर डोर्सल सतह की तरफ होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो वेंट्रल सतह की तरफ होता है। अब एग्जाम की दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें याद होना चाहिए। एग्जाम में कई बार यहां से सीधा क्वेश्चन आता है। देखो, डाइकोट की लीफ की जो कोशिकाएं होती है उसमें विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो कि उनको आइडेंटिफिकेशन करने में काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं या फिर बरगद की एपिडर्मिस, बरगद की जो लीफ होती है उसकी एपिडर्मिस में हमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिस्टोलिथ। जिनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिथ। तो सिस्टोलिथ क्या होते हैं? सिस्टोलिथ होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल। उसके बाद में आता है ड्रूसेस। क्या आता है? ड्रूसेस। ड्रूसेस होते हैं कैल्शियम ऑक्सोलेट के क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सोलेट के क्रिस्टल। और ये कैसे होते हैं? ताराकार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए नीरियम की पत्ती में, नीरियम की पत्ती तो वैसे भी आपको याद रखनी है, क्योंकि नीरियम हो गया, फाइकस हो गया, इनकी एपिडर्मिस कैसी होती है? बहु स्तरीय होती है, और यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। फिर अगर सुई के आकार के कैल्शियम ऑक्सोलेट के अगर क्रिस्टल्स हैं, उनको हम बोलते हैं रेफाइड्स। क्या बोलते हैं? रेफाइड्स। और ये हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं आइकोर्निया में। कहां देखने को मिलते हैं? आइकोर्निया के अंदर। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में सीधा सवाल आता है, तो एक बार मेरे साथ वापस रिपीट करो। कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको सिस्टोलिथ कहते हैं, और ये हमें बरगद और अंगूर के गुच्छों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। फिर ताराकार क्रिस्टल किसके? कैल्शियम ऑक्सोलेट के। किसके? कैल्शियम ऑक्सोलेट के। इनको हम क्या बोलते हैं? ड्रूसेस। ये किसमें मिलते हैं? नीरियम में। अगर कैल्शियम ऑक्सोलेट के क्रिस्टल ताराकार नहीं होकर के सुई के आकार के होते हैं, तब हम इन्हें बोलते हैं रेफाइड्स, और ये किसमें देखने को मिलते हैं? आइकोर्निया के अंदर। तो याद रह जाएगा। कोई आपसे पूछ ले सिस्टोलिथ क्या होता है, तो आप बता देना कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल। कोई आपसे पूछ ले ड्रूसेस क्या होता है, तो आप बता देना कैल्शियम ऑक्सोलेट के ताराकार आकृति के क्रिस्टल। कोई आपसे पूछ ले कि रेफाइड्स क्या होता है, तो आप बता देना कि कैल्शियम ऑक्सोलेट के सुई के आकार के क्रिस्टल। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और जो आपको याद रखना है, अभी हमने बताया कि डाइकोट की जो लीफ होती है उसके अंदर कैसी लीफ पाई जाती है? डोर्सी वेंट्रल। मतलब उसमें डोर्सल सतह और वेंट्रल सतह हमें सुस्पष्ट दिखाई देती है, और इसके अंदर जो वेनेशन होता है, जो सिरा विन्यास होता है, वो कैसा होता है? ऐसे जालिकावत सिरा विन्यास होता है। लेकिन एक प्लांट है, वो अपवाद है, जिसका नाम है प्लांटेगो। यह एक ऐसा द्विबीजपत्री पादप है जिसमें मोनोकोट के समान हमें पैरेलल सिरा विन्यास देखने को मिलता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि कोई एक ऐसे द्विबीजपत्री पादप का नाम बताओ जिसमें एक बीजपत्री पादप के समान सिरा विन्यास देखने का पाया जाता है, तो आप बता देना प्लांटेगो। क्या नाम है उसका? प्लांटेगो। तो अभी बच्चों हमने डाइकोट की लीफ की जो आंतरिक संरचना थी वो कवर कर ली। अब हम मोनोकोट की लीफ,
मोनोकोट में कौन सी लीफ पाई जाती है? तो मोनोकोट में पाई जाती है आइसोबाइलेटरल लीफ या फिर सम द्विपार्श्विक पत्ती, ऐसी पत्ती जिसकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर समान रूप से क्या मिलता है? प्रकाश। अब हम इस लीफ की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये डाइकोट की लीफ से कैसे डिफरेंस है। अब देखो बच्चों, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मोनोकोट की लीफ दिखाई दे रही होगी। तो मोनोकोट की लीफ की देखो, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये वही बैरल शेप की कोशिकाओं से बनी हुई है। तो एक तो अपर एपिडर्मिस पाई जाती है और एक लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। पर डाइकोट की तुलना में देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है। इनकी अपर एपिडर्मिस में भी आपको स्टोमेटा देखने को मिल रहा है और इनकी लोअर एपिडर्मिस में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्टोमेटा। तो सबसे पहली चीज तो क्या होगी कि एपिडर्मिस जो होती है पत्ती की सबसे बाहरी सतह होती है, जो कि एडेक्सियल सतह है और एबेक्सियल दोनों तरफ हमें देखने को मिलती है। यह एकल परत की मृदु उत्तकी कोशिकाओं से बनी हुई लेयर होती है। एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जो क्या कहलाती है? क्यूटिकल या फिर उपत्वचा। क्या कहलाती है? क्यूटिकल या फिर उपत्वचा। एक बीजपत्री पादपों की क्या विशेषता है कि इनकी अपर एपिडर्मिस के अंदर और लोअर एपिडर्मिस के अंदर दोनों पर क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसीलिए एक बीजपत्री पादपों की जो लीफ होती है वह एम्फीस्टोमेटिक होती है, मतलब उभयरंध्री पत्तियां पाई जाती है। जबकि डाइकोट की कैसी थी? डाइकोट की थी हाइपोस्टोमेटिक। डाइकोट की कैसी थी? हाइपोस्टोमेटिक। जबकि मोनोकोट की कैसी होती है? एम्फीस्टोमेटिक, मतलब उस पत्ती की दोनों सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। अब एक छोटी सी चीज और आप याद रखो, देखो स्टोमेटा कि यहाँ पर ये जो गार्ड सेल्स होती है वो नॉर्मली कैसी होती है? किडनी शेप की होती है। लेकिन मोनोकोट के अंदर जो घास कुल के पौधे होते हैं, बेसिकली जो ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं, उन पौधे की स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती है वह किडनी शेप की नहीं होकर के डंबल शेप की होती है। कैसी होती है? डंबल शेप की होती है। इसके अलावा घासी कुल की जो पादप होते हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर, मतलब उनकी एपिडर्मिस की कोशिकाओं के अंदर कुछ विशेषीकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स या फिर मोर्टर सेल। क्या बोलते हैं? बुलिफॉर्म सेल या फिर मोर्टर सेल। ये डाइकोट के अंदर नहीं पाई जाती। कहां पाई जाती है? मोनोकोट के अंदर। और मोनोकोट में भी कहां पाई जाती है? एपिडर्मिस में। तो ये जो एपिडर्मिस की कुछ विशेषीकृत कोशिकाएं होती है जो कि सामान्य कोशिकाओं से थोड़ी सी बड़ी होती है, खाली होती है, इनमें लार्ज वैक्यूल पाई जाती है और रंगहीन कोशिकाएं होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स या फिर मोटर सेल। अब इनका काम क्या होता है? तो ये कोशिकाएं हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, आर्द्रताग्राही होती है। तो जब शुष्क मौसम आता है तब पत्तियां आपने देखा होगा कि कई बार रोल होकर के अंदर की तरफ मुड़ने लग जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन क्या हो? कम हो। तो ये कौन करती है? बुलिफॉर्म सेल्स या फिर मोटर सेल। तो मोनोकोट की लीफ के अंदर आपको सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस समझ में आ गई। एक बार वापस बता देता हूं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पर पाई जाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा, मोनोकोट की लीफ के अंदर। इसलिए ये कैसी लीफ होती है? एम्फीस्टोमेटिक लीफ होती है। फिर हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। इसके अलावा एपिडर्मिस के अंदर कुछ बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि रंगहीन होती है और इनके अंदर एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। इनको हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। ये किसमें पाई जाती है? मोनोकोट की एपिडर्मिस के अंदर, बुलिफॉर्म सेल्स या फिर मोटर सेल। इनका मुख्य कार्य ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए पत्तियों को रोल करने का या फिर मोड़ने का। एपिडर्मिस की अगर आप बाद में देखो तो अपर एपिडर्मिस से लगा करके लोअर एपिडर्मिस तक का ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये कहलाता है मेसोफिल या फिर पर्ण मध्योतक। मोनोकोट में याद करो, ये जो पर्ण मध्योतक था ये ऊपर की तरफ अलग कोशिकाओं से बना हुआ था जिनको हम बोल रहे थे पैलासाइड उत्तक, और नीचे की तरफ अलग कोशिकाओं से बना हुआ था जिनको हम बोल रहे थे स्पॉन्जी टिश्यू। जबकि बच्चों डाइकोट, ये मोनोकोट के जो पादप होते हैं इनके अंदर जो मेसोफिल टिश्यू होता है यह विभेदित नहीं होता, मतलब कि यह खंभ उत्तक के अंदर और स्पॉन्जी उत्तक के अंदर विभेदित नहीं होता। यह सामान्य अनियमित या फिर गोलाकार या फिर अंडाकार कोशिकाओं का बना हुआ होता है जिनमें बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? अंतरकोशीय के स्थान एवं सुविकसित एयर कैविटी या फिर ये एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर वही एक्सेप्शन है जो कि एग्जाम में कई बार सीधा आ जाता है।
कुछ बच्चों मरुद्भिद पादप एग्जाम्पल के लिए जैसे नीरियम हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ये ऐसे पादप है जिनकी जो लीफ होती है उसमें अपर एपिडर्मिस के नीचे भी पेलासाइट टिश्यू पाया जाता है, लोअर एपिडर्मिस की तरफ भी पेलासाइट टिश्यू पाया जाता है, और बीच में क्या पाया जाता है, स्पॉन्जी उत्तक। तो नीरियम स्पेशली आप बिल्कुल याद रखना। तो अभी हमने मोनोकोट की लीफ के अंदर एपिडर्मिस को समझ लिया, एपिडर्मिस के बाद में हमने इसके मेसोफिल टिश्यू को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके वेस्कुलर बंडल के बारे में कि मोनोकोट की लीफ के अंदर हमें कैसा वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो जो वेस्कुलर बंडल हमें डाइकोट के अंदर देखने को मिल रहा था, सेम वेस्कुलर बंडल हमें मोनोकोट की लीफ के अंदर भी देखने को मिलता है। तो मोनोकोट के अंदर भी हमें संयुक्त समपार्श्विक बंद प्रकार का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, मतलब कि कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। इनके अंदर भी कैम्बियम अनुपस्थित पाई जाती है, अतः इनके अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती। अब प्रत्येक जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कुछ पेरेनकाइमेटस मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, और वह बंडल शीथ या फिर पूल आच्छद का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब इस वेस्कुलर बंडल के ऊपर तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ कुछ दृढ़ उत्तकी कोशिकाओं हमें देखने को मिलती है, जो कि इस वेस्कुलर बंडल के पूल आच्छद से लगा करके एपिडर्मिस वाला जो रीजन होता है वहां तक क्या होती है, पाई जाती है। तो पूल आच्छद से लगा करके कहां पाई जाती है, एपिडर्मिस वाले रीजन तक पाई जाती है। तो ये थी हमारी डाइकोट की लीफ, ये बेसिकली ये थी हमारी मोनोकोट की लीफ। तो अभी हमने डाइकोट की लीफ और मोनोकोट की लीफ को बहुत डिटेल से समझ लिया। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है या फिर अपवाद है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। देखो मोनोकोट की जो लीफ होती है, ठीक है, जैसे सपोज करो ये मोनोकोट की लीफ है, इसमें पैरेलल शिरा विन्यास पाया जाता है, मतलब एक ही बिंदु से बहुत सारी क्या निकली होती है, ऐसे शिराएं या फिर वेन्स निकली हुई होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक अपवाद है, उस पौधे का नाम है स्माइलेक्स। यह होता तो एक बीजपत्री पौधा है, लेकिन इसमें रेटिकुलेट या फिर जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। तो एक तो आपको स्माइलेक्स पौधे का नाम याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है लीलियम लॉन्गिफोलियम, लीलियम लॉन्गिफ्लोरम। ये जो लीलियम लॉन्गिफ्लोरम प्लांट होता है ये होता तो मोनोकोट है, लेकिन इसकी जो लीफ होती है वो डोर्सी वेंट्रल देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है हमें, डोर्सी वेंट्रल। जबकि आपको पता है कि मोनोकोट के अंदर लीफ कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल या फिर समद्विपार्श्विक होती है। तो दूसरा आपको एग्जाम्पल याद रखना है लीलियम लॉन्गिफ्लोरम का। तीसरा आपको एग्जाम्पल याद रखना है घास कुल के पादप और एक इक्विसिटम जो टेरिडोफाइट है, इसकी जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। किसका डिपोजिशन पाया जाता है, सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। तो ये आपको तीन अपवाद है, इनके नाम याद रखने हैं जो कि कई बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है स्माइलेक्स, एक तो कौन सा है, स्माइलेक्स। ये याद रखना, ऐसा एक बीजपत्री पादप होता है जिसकी पत्तियों के अंदर समांतर शिराविन्यास नहीं पाया जाता बल्कि जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, बल्कि क्या पाया जाता है, जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। दूसरा आपको चीज याद रखनी है वो है लीलियम लॉन्गिफ्लोरम। ये जो लीलियम लॉन्गिफ्लोरम होता है यह होता तो एक बीजपत्री या फिर मोनोकोट प्लांट होता है, लेकिन इसकी जो लीफ होती है वह आइसोबाइलेटरल नहीं होके कैसी होती है, डोर्सी वेंट्रल। कैसी होती है, डोर्सी वेंट्रल। एक आपको एग्जाम्पल याद रखना है, जो घासीय कुल के पादप होते हैं उनकी एपिडर्मिस में क्या पाई जाती है, सिलिका। उनके एपिडर्मिस में क्या पाई जाती है, सिलिका। अब हमने डाइकोट और मोनोकोट की लीफ को कवर कर लिया। क्विकली हम एक बार इनका कंपैरेटिव पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो डिफरेंस आ जाता है एपिडर्मिस के अंदर। किसमें डिफरेंस आ जाता है, एपिडर्मिस में। डाइकोट की अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं पाए जाते, सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोट की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में ही क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। तो ये एपिडर्मिस में क्या डिफरेंस आ गया कि ये लीफ हाइपोस्टोमेटिक होती है और यह एम्फिस्टोमेटिक होती है। दूसरा बच्चों इनमें डिफरेंस आ गया, वो आ गया मेसोफिल टिश्यू का। किसका आ गया, मेसोफिल टिश्यू का। डाइकोट की जो लीफ होती है उसमें देखो मेसोफिल टिश्यू दो टिश्यू के अंदर डिवाइड होता है। एक तो सेल्स होती है वो होती है पेलेसाइड सेल्स या फिर पेलेसाइड टिश्यूज, जो कि अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ पाया जाता है, और दूसरी होती है स्पॉन्जी टिश्यू जो कि पेलेसाइड टिश्यू से लगा करके लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाया जाता है। तो कहने का मतलब इतना सा हो गया बच्चों कि डाइकोट की जो लीफ होती है उनका जो मेसोफिल टिश्यू होता है वो दो प्रकार के टिश्यू में क्या होता है, विभेदित होता है, जबकि मोनोकोट की जो लीफ होती है
वो किसी भी प्रकार के टिश्यूज के अंदर विभेदित नहीं होती। वो सिंपल गोलाकार या फिर अनियमित कोशिकाएं पाई जाती है जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, क्लोरोफिल। तीसरा फिर डिफरेंस आ जाता है इनके वेस्कुलर बंडल में। अब वेस्कुलर बंडल तो दोनों में सेम होता है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज प्रकार का। इनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती और डाइकोट और मोनोकोट दोनों की ही लीफ में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, इसकी जो बंडल शीथ होती है उसके ऊपर हमें स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं का पैच दिखाई देता है जो कि बंडल शीथ से लगा करके अपर एपिडर्मिस तक गया हुआ होता है। जबकि डाइकोट के अंदर आप देखो ये किसकी बनी हुई होती है, सिंपल पेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी हुई होती है, अलग से हमें कोई स्क्लेरेनकाइमा का पैच दिखाई नहीं देता। ये समझ में आ गया। और एक तो फिर ये कॉमन पॉइंट है ही कि इसमें जाइलम एडेक्सियल सतह की तरफ पाया जाता है जबकि फ्लोएम एबेक्सियल सतह की तरफ पाया जाता है। तो आई होप आपको आज की क्लास ये डिटेल के अंदर समझ में आई होगी। आज की क्लास के अंदर हमने डाइकोट की लीफ और मोनोकोट की लीफ, इन दोनों लीफ की एनाटॉमी को समझ लिया। हमने बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़े जो कि आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार कंपटीशन एग्जाम में उनसे सीधा सवाल आ जाता है। एनाटॉमी वाला जो हमारी सीरीज थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा या फिर रंध्र। अभी आपने ये जो पढ़ा ना कि लीफ के ऊपर स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र, यहीं से ये गैसों का आदान प्रदान करता है। ये रंध्र दिखाई दे रहे हैं आपको। इस स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को इतना पीसफुली और ध्यान से सुनने के लिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, मैं उनको जरूर से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।